वेलकम भाभी। तो कैसा लगा आपको आपका नया घर? पता है घर की सारी डेकोरेशन मैंने करवाई थी, अच्छी है ना? सरस्वती, आप तो तुम्हारे आराम के दिन शुरू हो गए हैं। दोनों बहुएं मिलकर घर संभाल लेंगी। अरे ये मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटी है, और बहू तुम भी मुझे लता की तरह माँ समझना। मेरी सास कितनी अच्छी है ना, ये तो टीवी सीरियल वाली सास की तरह बिल्कुल नहीं है जो अपनी बहू को टॉर्चर करे। इन्होंने तो मुझे पहले दिन ही अपनी बेटी मान लिया। चलो भाई, अब हम सब मिलकर बरखा को उसकी शादी का तोहफा देते हैं। बरखा, ये लो मेरी तरफ से। मैं पिछले महीने बनारस गई थी ना, तो वहां से तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ। अपने पहले करवा चौथ पर तुम यही पहनना। बरखा के ससुराल वाले और मौजूद रिश्तेदार मेहमान सभी बरखा को तोहफा देने लगते हैं। मैंने इसमें तुम्हारे लिए काफी खास चीज रखी है, बताना कैसी लगी? बरखा को तोहफा देते हुए उसका जेठ नमन उसके हाथों को अजीब तरीके से छूने लगता है, जिससे बरखा को भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस बारे में बरखा ज्यादा नहीं सोचती और रस्मों के बाद बरखा और आलोक आराम करने के लिए कमरे में आ जाते हैं। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी फैमिली? जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छी है। अरे अभी तो ये कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे देखना कि माँ तुम्हें कितना प्यार करती है। पता है भाभी तो साल भर में एक बार ही मायके जाती हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए। उनका तो अपने घर में दिल ही नहीं लगता। आलोक और बरखा अब काफी देर तक बात करते रहते हैं और शादी के बाद बरखा की नंद और आए सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं। आज सभी को मीठे में अपना बनाया हुआ फ्रूट कस्टर्ड खिलाऊंगी, सब कितने खुश हो जाएंगे। बरखा किचन में खड़ी फ्रूट कस्टर्ड बना रही होती है, तभी किचन के बाहर से बरखा का जेठ नमन गुजरता है और जैसे ही उसकी नजर बरखा पर पड़ती है तो बरखा कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, काश इसकी जितनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आती। नमन शुरू से ही अय्याश किस्म का आदमी था जो हमेशा औरतों पर बुरी नजर डालता था, लेकिन इस बात से लता बिल्कुल अनजान थी। नमन इधर उधर देखता है और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो सीधा किचन में आ जाता है और बरखा के पीछे से हक कर लेता है, जिससे घबराकर बरखा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अरे भैया, आप क्या कर रहे थे? अरे बरखा, ये तुम हो? सॉरी, गलती हो गई, मुझे लगा कि लता है। नमन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक रसोई में लता आ जाती है और अपनी देवरानी और पति को साथ देखकर, ये क्या हो रहा है यहाँ? लता, तुमने और बरखा ने आज एक ही कलर की साड़ी पहनी है ना, तो मुझे लगा कि तुम हो, इसलिए मैंने पीछे से इन्हें हक कर लिया। मैं बरखा से लंबी हूँ, तुम्हें क्या मेरी हाइट भी नहीं पता? और बरखा, तुम थोड़ा इधर उधर देखकर काम किया करो, और आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? चलिए। लता का बरखा से थोड़ा मुंह बन जाता है, तो वहीं बरखा को भी अपने जेठ की हरकतों से अब परेशानी होने लगती है। ऐसे ही अब बरखा की नंद पायल के ससुराल में आज कुछ नियम होता है जिसको करने से पायल मना कर रही होती है। लेकिन पायल बहू, यह हमारी खानदानी रस्म है जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। मैंने भी अपने समय पर इस रस्म को किया था। अगर तुम नहीं करोगी तो फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये कोई छोटी मोटी रस्म नहीं है। मुझे पैदल उस पहाड़ी को चढ़कर उसके ऊपर बने मंदिर में जाना होगा। कम से कम 5 घंटे का रास्ता है। बहू, मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे बता रही हूँ। इस घर की बहू की ये रस्म करती है तो तुझे भी करनी है। पायल, वहाँ आराम करने के लिए कई सारी जगह भी हैं और हम भी तो चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ। अब तुम अपनी मर्जी का इतना करती हो, हम तुमसे कुछ नहीं कहते, थोड़ी हमारी भी बात सुन लो। अगर इतनी अपनी माँ की साइड लेनी है ना तो तुम ही कर लो ये रस्म, मैं तो नहीं करूंगी। अपनी सास और पति से झगड़कर सरस्वती की बेटी पायल अपने मायके आ जाती है और जब वो सारी बात अपने घर वालों को बताती है तो सही किया बेटी तूने। अरे मौसम देखा है कितनी ज्यादा गर्मी है, कहीं मेरी बेटी चक्कर खाकर गिर गई तो। सरस्वती बहू, तेरी बात ठीक है, लेकिन अब पायल इस घर की बेटी होने के साथ साथ किसी के घर की बहू भी है। मैं वो रस्म नहीं करूंगी। जब तक वो लोग मेरी बात नहीं मान जाते मैं यही मायके में ही रहूंगी। माँ, पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी रस्म पुराने समय में होती थी, आज के समय में नहीं। बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुझे ससुराल जाने की। हफ्ता भर मायके में रहेगी ना तो खुद उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग पायल के बारे में कितना सोचते हैं ना। पुराने जमाने की दकियानूसी रस्मों से तो मेरा ससुराल कोसों दूर है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, आप 1 हफ्ते के लिए कह रही हैं? मेरी सास तो मुझे 10 दिन के लिए भेज दें। हाँ, वो अलग बात है कि उन 10 दिनों में माँ जी मुझे बहुत याद करेंगे। चलिए अब मैं रखती हूँ। अपनी माँ से कॉल पर बात करके बरखा सीधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो बहुत याद कर रही थी मुझे। पग फेरे के लिए भी मैं कुछ घंटे के लिए ही गई थी, तो मैं हफ्ते भर के लिए अपने मायके चली जाऊं? अगर तुम मायके चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा?
लता बहू भी कितना ही करेगी घर का काम। लेकिन माँ जी पायल दीदी भी तो अभी घर पर ही है ना, वो भाभी की मदद करवा देंगी। आज तो तूने ये बात बोल दी, आइंदा भूल कर भी ये बात मत बोलियो। अरे पायल इस घर की बेटी है और तुम दोनों इस घर की बहू। घर की जिम्मेदारी एक बहू संभालती है, ना कि एक बेटी। फिर तो ऐसे तुझे पायल को भी उसके ससुराल भेज देना चाहिए। आखिरकार कब तक इसकी ननंद और सास घर संभालेंगे, इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। माँ जी वो साथ जो हुआ वो गलत था, और मैंने कौन सा बरखा बहू के साथ कुछ गलत किया है। बरखा बहू अगले महीने वैसे भी तेरा पति काम के लिए बाहर जा रहा है, तो तू उस बीच में चली जाना अपने मायके, लेकिन अभी तो घर संभाल। अपनी सास के मना करने पर बरखा थोड़ी उदास हो जाती है और अब इसी तरह कुछ समय गुजरता है। इधर पायल का पति भी उसको आकर ससुराल लेकर चला जाता है। बरखा का पति आलोक पेशे से एक पायलट होता है, जो अब अपनी छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वापस जाने की तैयारी करता है। आलोक, मैंने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बना दी हैं और इस बार एक्स्ट्रा बनाई है, अपने दोस्तों को भी खिलाना। थोड़ा जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखना, और बरखा तुम भी, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा। नमन आलोक एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और अब ऐसे ही 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन आलोक का कोई कॉल नहीं आता है, जिसके चलते पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। माँ जी, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहू तो परेशान मत हो, उसका हेड ऑफिस इसी शहर में है, मैं वहां जाकर पता करता हूँ। इससे पहले वो लोग कुछ करते कि तभी कमलेश को फोन बजता है और उसे एक खबर ऐसी मिलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। प्लेन उड़ाने का दौरान आलोक का इंजन फेल हो जाता है, जिससे उसका प्लेन सीधा एक पहाड़ी से जा टकराता है और इसी हादसे में आलोक की मौत हो जाती है। आलोक की मौत से पूरे परिवार को एक गहरा सदमा पहुंचता है। अब मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अभी आपने वादा किया था मुझसे कि जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। उठिए ना आलोक, उठिए। हे भगवान, तूने मेरे जवान बेटे को उठा लिया। अरे मुझे अपने पास बुला लेता। अभी तो मेरे बेटे ने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। पूरा परिवार शोक मना रहा होता है कि तभी इसी बीच शोक के बीच में कुछ औरतें। देख रही हो कमला बहन, इनकी बहू को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और कैसे ये अपने पति को खाकर बैठ गई। मुझे तो लग रहा है इसके कदम ही अशुभ हैं। और नहीं तो क्या, लगता है इसकी कुंडली में मांगलिक दोष था, तभी तो पति को खा गई, वरना अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान सालों से प्लेन उड़ा रहा था। आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन औरतों की ऐसी बातें सरस्वती के कान में पड़ जाती हैं, तो वहीं आलोक के अंतिम संस्कार के बाद बरखा चुप चुप रहने लगी थी और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। मंदिर से पूजा करके बरखा लौट रही होती है कि तभी होली के बाद भी होली खेल रहे कुछ शरारती बच्चे गलती से बरखा की सफेद साड़ी पर रंग डाल देते हैं, जिसे देखकर अरे बच्चों, तुम लोगों ने ये क्या किया? मुझ पर रंग क्यों डाल दिया? बरखा जल्दी जल्दी घर आती है और इससे पहले वो बाथरूम जा पाती कि तभी बरखा की सास और जेठानी जो हॉल में बैठी थी वो उसे देख लेती हैं। बरखा बहू, क्या है ये सब? तू भूल गई अब तो सुहागन नहीं एक विधवा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रंग को अपने शरीर से छुआने की? माँ जी, बच्चों ने गलती से रंग डाल दिया था। बच्चों ने डाला था या खुद डलवाया था तुमने? माँ जी, ये इसने जानबूझकर किया है। अरे अभी तो आलोक की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं हुआ है और तुम ये सब करने लगी हो। मैंने सोचा था विधवा हो गई है तो चुपचाप से एक कमरे में पड़ी रहेगी, लेकिन मैं गलत थी। अब लगता है मुझे पुराने समय की रस्मों को करना ही होगा। संतोषी 3-4 मजदूरों को बुलवाती और बरखा का सारा कमरा खाली करवा देती है और अब बरखा के कमरे में सिर्फ एक चटाई, चादर और एक पानी से भरा मटका होता है। ये सब देखकर संतोषी, बहू तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तूने बहू का सारा कमरा खाली करवा दिया। अरे बहू सिर्फ विधवा हुई है, मरी नहीं है। माँ जी, जो चीज मैंने अब की है वो चीज तो आपको बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। एक विधवा की जिंदगी ऐसी ही होती है। इसकी जिंदगी में ना कोई खुशी होगी और ना ही रंग। ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। बड़ा शौक था ना इसे मेरे पति पर लाइन मारने का, अभी बताती हूँ इसे। बरखा से अपनी जलन के कारण लता सरस्वती के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर अब सरस्वती घर पर एक नाई को बुलवाती है, जिसे देखकर संतोषी, अब तूने इस नाई को क्यों बुलवाया है? घर पर इसका क्या काम? माँ जी, आप भूल गई, पहले के समय में जो विधवा औरतें होती थी उन्हें अपने बाल भी त्यागने होते थे। और इसके बाल देखे हैं कितने लंबे हैं। कहीं इसके इन लंबे बालों की वजह से लड़की इसकी तरफ आकर्षित हुए तो इसके बालों को ही काटना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। भाभी, आप समझाइए ना माँ जी को। चुप करो तुम,
जो रस्में चली आ रही हैं वो चलती रहेंगी। भैया आप इसके बाल काटने की तैयारी करिए। सरस्वती बरखा को जबरदस्ती पकड़कर बिठा देती है और अब वो नाई बरखा के बाल काटने ही वाला होता है कि तभी संतोषी स्टोर रूम से एक बड़ी सी लठ लेकर आती है और उस नाई को मारने लगती है। और तुम दोनों अगर मेरी बरखा बहू के बालों को कुछ हुआ भी ना तो तुम दोनों को मैं खुद अपने हाथों से कंजा करूंगी। संतोषी बरखा का हाथ पकड़ती है और उसे उसके कमरे में ले जाती है, जहां बरखा खूब बिलख बिलख कर रोती है। अम्मा, माँ जी, तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना, तो ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्या पति के जाने के बाद औरत का कोई अस्तित्व नहीं रहता? हम विधवाओं को खुश रहने की इजाजत है ना? अब मैं भी क्या कर सकती हूँ बहू, ये रस्में सालों से चली आ रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक तेरी दादी सास जिंदा है ना, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। पुराने समय की होकर भी संतोषी बदलते वक्त के साथ नए जमाने में ढलने लगी थी, लेकिन बरखा के साथ सरस्वती की सोच काफी ज्यादा दकियानूसी थी। इसी तरह अब दिन गुजरने लगते हैं और बरखा की सास और जिठानी उसे पुराने समय की विधवा औरतों जैसा जीवन जीने पर मजबूर करती हैं। ऐसे ही एक दिन, पायल बेटा, अब दामाद जी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक तो है ना? मैंने उनके लिए भगवान से प्रार्थना करी थी और मन्नत भी मांगी थी। उनका हम समय से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मुझे तो काफी डर लग रहा है। पायल के पति मनीष का काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। बहू, अब मनीष की तबीयत में कुछ सुधार आया? पायल क्या कह रही थी? माँ जी, कोई सुधार नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है मेरी बच्ची। उसकी शादी को तो अभी ठीक से साल भर भी नहीं हुआ है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे बहू, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। अपने दामाद की तबीयत को लेकर सरस्वती काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसे देखकर अब बरखा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, आपका सर दुख रहा है ना? मैं चाय बनाकर ले आई थी, पी लीजिए, इससे आराम मिलेगा। मनहूस, तुझे मैंने मना करा था ना कि रसोई घर में कदम रखना नहीं है, फिर तुझे किसने कहा चाय बनाने के लिए? सरस्वती बहू, ऐसा क्या हो गया? अगर वो रसोई घर में चली गई है तो वो इस घर की बहू ही है ना, ये सारे काम तो वो ही करेगी। मेरे बेटे के मरने के बाद ये कोई बहू नहीं रही, बस इस घर पर बोझ हो गई है। पुरानी रस्मों को निभाते हुए मजबूरन मुझे इसे घर में रखना पड़ रहा है। और तो क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जा अपने कमरे में। हे भगवान, इसने न जाने किन किन सामानों का हाथ लगाया होगा। सारा फेंकना पड़ेगा, मुझे रसोई घर को शुद्ध करना होगा। सरस्वती रसोई का सारा सामान फेंक कर दोबारा से नया सामान मंगवाती है, तो वहीं गंगा जल से सरस्वती लता के साथ मिलकर पूरे रसोई की शुद्धिकरण करती है, जिसे देखकर बरखा को काफी दुख होता है और वो अपने कमरे में बैठकर अपने पति की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर खूब रोती है। तो मुझे क्यों छोड़कर चले गए? हमने तो 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया था। आलोक, मुझे भी अपने पास बुला लो, वरना मैं मर जाऊंगी। बरखा सारी रात बस अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है, जहां ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अफसोस वो मनीष को नहीं बचा पाते। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन ये नामुमकिन है, बुखार उनके सिर तक पहुंच चुका था। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी बोलिए ना डॉक्टर को कुछ। डॉक्टर साहब, उनकी सांस चल रही होगी, आप दोबारा चेक करिए। बरखा की तरह ही पायल को भी अपने पति की मौत का काफी गहरा सदमा लगता है और जब ये बात पायल के मायके में पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पायल मेरी बच्ची, संभाल अपने आप को, इस तरह कब तक रोती रहेगी? पायल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मैं भी इसी गम से गुजरी हूँ। दूर हट मेरी बेटी से मनहूस। पहले तो तू मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी के सुहाग को खा गई। ये सब सिर्फ तेरे मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। अरे और किस किस को खाएगी तू? अपनी दकियानूसी सोच के चलते सरस्वती अपने दामाद की मौत का जिम्मेदार भी बरखा को ही ठहरा देती है। तो वहीं अब इसी बीच बरखा के घर वाले जो आलोक की मौत के समय विदेश में थे, वो सभी बरखा के ससुराल आते हैं। अपनी माँ को देखते ही बरखा खुद को रोक नहीं पाती और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। बरखा बेटा, रो मत, जो किस्मत में होना होता है वो तो होकर ही रहता है। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसके चलते हम नहीं आ सके। बहन जी,
आलोक बेटा के जाने का हमें भी काफी अफसोस है। हमने तो उसे हमेशा अपना बेटा ही माना। भगवान आलोक बेटा की आत्मा को शांति दे। अब तो महीना भर से ऊपर हो चुका है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बरखा को हम अपने साथ ले जाएं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, हम इसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज देंगे। वहां जाकर इन चीजों से बाहर निकल पाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बरखा भी इस घर की बहू है, आपकी बेटी नहीं। ये इसी घर में रहेगी। ये हमारे घर की इज्जत है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसे इसी घर में रहकर अपनी पूरी जिंदगी भगवान की पूजा पाठ में गुजारनी होगी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सरस्वती, कमलेश, बरखा हमारे घर की बहू से पहले इनकी बेटी है, और अगर ये इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अभी इस बेचारी की उम्र ही क्या है। बाजी, पुराने समय में विधवा बहुएं अपने ससुराल में ही रहती थी ना कि मायके चली जाती थी। इसे भी यही रस्म पूरी करनी होगी। तुम्हें अपने मरे हुए पति की कसम है, अगर तुम अपने मायके गई तो। अपनी सास को अपने मरे हुए पति की कसम देता देखकर बरखा अब मजबूर हो जाती है। आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगी अपने ससुराल में। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? ये कसम वसम कुछ नहीं होता, तू चल हमारे साथ। मैं भी यही रहूंगी। और आप ही तो कहती थी ना कि जिस घर में लड़की की डोली आती है उसी घर में उसकी आरती उठती है। आप लोग जाइए और यहाँ वापस कभी मत आइएगा। बरखा अपने कमरे में चली जाती है और अब मजबूरन बरखा के माता पिता को भी वापस जाना पड़ता है। और अब इसी तरह समय गुजर जाता है। जो चीज सरस्वती अपने विधवा बहू के साथ कर रही थी, अब वही चीज उसकी बेटी पायल के साथ उसके ससुराल में हो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पति की मौत के बाद इन रंगीन कपड़ों को पहनने की? अब तेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है तो सिर्फ यही सफेद पहने की। माँ जी, ये तो पुराने समय में होता था ना, मैं ये सब नहीं करूंगी। आज से क्या ऐसा नहीं करेगी? तुझे ये सब करना ही होगा। जागृति पायल के सारे रंगीन कपड़ों में आग लगा देती है और मजबूरन पायल को सफेद कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। तो वहीं घर में सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, बाहर घूमना फिरना, हंसना, पायल की जिंदगी से सब कुछ चला जाता है। तो वहीं आज तो जागृति अपने पुराने रस्मों को निभाते हुए पायल के बाल कटवाने वाली होती है। तभी उसी वक्त सरस्वती अपनी बेटी के ससुराल आती है और जब वो सब देखती है तो आप मेरी बेटी के बाल कैसे कटवा सकती हैं? ये सब तो रस्म है जो सालों से चली आ रही है और इसे भी ये रस्म पूरी करनी होगी। और अगर ये नहीं करेगी तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन वो अपने बाल नहीं कटवाएगी। सरस्वती अपनी बेटी को सीधा घर ले आती है और जब ये सारी बात संतोषी को पता चलती है तो खुद की बहू और बेटी के लिए अलग रीति रिवाज। तू तो बहू के बाल काटने चली थी और जब बेटी के बाल काटने की बारी आई तो तेरी ममता जग गई। वाह रे बहू। संतोषी की ऐसी बातें सुनकर सरस्वती का मुंह बन जाता है। तो वहीं जहां सरस्वती विधवा बहू को पुराने समय के हिसाब से रखती है, तो वहीं अपनी बेटी विधवा जो हो चुकी है उसको बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह रखती है। माँ, अगर इन कपड़ों में दादी ने देख लिया तो फिर से मुझे ताने देना शुरू कर देंगी कि भाभी की तरह रहूं। अरे वो इस घर की बहू है और तू बेटी, तुझ में और उसमें काफी फर्क है। मैं तुझे इस तरह सफेद साड़ी में नहीं देख सकती, समझी? सरस्वती की सारी बातें बरखा सुन लेती है जिससे उसे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रात का समय होता है। बरखा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी नमन चुपके से बरखा के कमरे में आता है और जैसे ही वो सो रही बरखा के कमर पर हाथ रखता है तो बरखा एकदम से घबरा कर उठ जाती है और अपने जेठ को अपने इतने करीब देखकर, ये आप क्या कह रहे हैं? दूर हटिए, शर्म नहीं आती आपको? मैं आपके स्वर्गवासी भाई की विधवा हूँ। अरे जाने मन शर्म की क्या बात है? मैं जानता हूँ आलोक के जाने के बाद तुम बहुत अकेला अकेला महसूस करती हो। आओ, मैं तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर कर दूं। नमन बरखा के साथ बदतमीजी करने लगता है। खुद को बचाने के चक्कर में बरखा नमन को एक जोरदार धक्का देती है जिससे नमन सीधा पानी के मटके पर जा गिरता है और जैसे ही मटके के टूटने की आवाज आती है तो पूरे परिवार बरखा के कमरे में आ जाता है। देखिए, सब लोग जेठी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। थोड़ी देर पहले इसने मुझे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये मेरी छोटी बहन जैसी है तो मुझे लगा कि परेशान होगी, लेकिन ये तो मुझे यहाँ बुलाकर मेरे ऊपर पड़ने लगी। किसी को भी बरखा की बातों पर यकीन नहीं होता और सरस्वती बरखा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अरे तू मनहूस है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी गिरी हुई भी है ये नहीं पता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संतोषी हरिद्वार गई हुई थी, इसलिए उसके पीठ पीछे पूरे घर वाले मिलकर बरखा पर काफी अत्याचार करते हैं और बेचारी बरखा विधवा रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। समय गुजरता है और आज आस पड़ोस की कुछ औरतें सरस्वती से मिलने घर आती हैं।
सरस्वती तुम्हारी बहू और बेटी दोनों विधवा हैं, लेकिन फिर भी दोनों कितना अलग रहती हैं। तुम्हारी बेटी का पहनावा देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी पति मर गए। विधवा बहू और बेटी की रीति रिवाज में तुमने इतना फर्क कर रखा है। बेटे बेटे होते हैं और बहू बहू, क्यों सरस्वती जी सही कहा ना। अरे जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा है, वो कैसे अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे। कमला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी बहू भी तो किसी की बेटी है, अगर खुद उसे खुश नहीं रख सकती तो कम से कम उसे उसके मायके तो जाने दो। इतना ही दिल में दुख हो रहा है तो मेरी बहू को अपनी बेटी बनाकर ले जाओ ना। अरे वो एक नंबर की मनहूस है, मनहूस। खुद के पति को तो खा गई, अपने ननंद के पति को भी नहीं छोड़ा। पड़ोस की कुछ औरतें सरस्वती की बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं तो कुछ उसकी बातों का विरोध करती हैं। ऐसे ही एक दिन, रोज रोज बिन मसाले का खाना खाकर मैं तो थक गई हूँ, गले से उतरता ही नहीं है ये निवाला। विधवा वाला जीवन जीते जीते बरखा को हर दिन विधवा का सादा खाना, नमक वाला खाना पड़ता है। हर रोज की तरह सादा खाने को देखकर बरखा काफी दुखी हो रही होती है। तभी संतोषी अलग अलग पकवानों से भरी थाली लेकर बरखा के पास आती है। तूने खाना नहीं खाया ना, ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लेकर आई हूँ। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता और तेरी मनपसंद जलेबी भी। लेकिन दादी जी आप यहाँ क्यों ले आई? मैं ये सब नहीं खा सकती। अरे बहू, कौन से पुराण ग्रंथ में लिखा है कि विधवा ये सब नहीं खा सकती? मैं कह रही हूँ ना, तुझे खाना ही पड़ेगा। संतोषी अब अपने हाथों से बरखा को खाना खिलाने लगती है। तभी अचानक कमरे में सरस्वती और पायल आ जाती है और जब सरस्वती बरखा को ये सब खाना खाते देखती है तो एकदम से अपनी सास के हाथों से प्लेट छीन लेती है। ये क्या किया आपने? क्यों अपने साथ साथ हमें भी पाप का भागीदार बना रही हैं? किसी को इंसानों वाला अच्छा खाना खिलाकर भला पाप के भागीदार कैसे हुए हम? विधवा के लिए ये सब खाना नहीं बना है, आप समझते क्यों नहीं? अम्मा रहने दीजिए ना, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि मुझे नहीं खाना ये सब। ऐसे कुछ वक्त गुजरता है। बरखा पूजा करने मंदिर गई होती है। पूजा करके बरखा मंदिर से वापस लौट रही होती है। तभी रास्ते में बरखा की मुलाकात एक रोहित नाम के लड़के से होती है। दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो मानो एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते हैं जैसे सालों पुराना कोई इनका रिश्ता हो। अरे बरखा, तुम इतने सालों बाद दिखी हो, कैसी हो? तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? हाँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि कुछ बनकर वापस आ सकूं। लेकिन जब वापस आई तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। रोहित कोई और नहीं बल्कि बरखा का एक्स होता है, जिससे बरखा का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। मैं तुम्हारे साथ झोपड़पट्टी में भी रह लूंगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए कैपेबल लड़का चाहिए। तो यार मैं कर तो रहा हूं कोशिश। तुम पता नहीं कब तक कोशिश ही करते रहोगे। बरखा और रोहित का काफी झगड़ा होता है और गुस्से में आकर रोहित और बरखा ब्रेकअप कर लेते हैं और अब लाइफ में कुछ बनने के लिए रोहित अमेरिका चला जाता है। तो वहीं इसी बीच बरखा के घर वाले उसकी शादी आलोक से करवा देते हैं और जब सारी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। अब तो बस यही मेरी जिंदगी है रोहित। बरखा अब सीधा घर आ जाती है। तो वहीं अपने पुराने प्यार को ऐसे देखकर रोहित से रहा नहीं जाता और वो बार बार बरखा को कॉल करके बुलाने लगता है। अरे ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहा, कहीं ये तो मेरे घर ना आ जाए। बरखा पूजा करने के बहाने रोहित से मिलने जाती है, जहां रोहित बरखा को खुश देखने के लिए अलग अलग जगह पर घुमाता है। ये जगह तो मेरी फेवरेट है, पता है पहले यहाँ मैं अक्सर आया करता था। रोहित का साथ पाकर बरखा काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं बरखा को रोहित के बाइक पर घूमता हुआ नमन देख लेता है। मेरे साथ तो ये 2 पल खड़ी नहीं रहती और आ जाए इस लड़के के साथ यहाँ घूम रही है। नमन घर आकर सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताता है और जैसे ही बरखा रोहित से मिलकर घर आती है तो सरस्वती उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यही दिन बाकी रह गए थे देखने को। अरे शर्म नहीं तुझे, मुंह काला करते हुए। मेरे पति नहीं माने तो अब बाहर के लड़के को पकड़ लिया। छी भाभी, कुछ तो शर्म करो, भैया को कहे हुए भी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। चुप करो तुम, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो क्या दिक्कत है। सभी लोग बरखा को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। तो वहीं सती सावित्री बन रही पायल, जो खुद देर रात अलग अलग लड़कों के साथ घूमकर घर आई थी, उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसी के साथ बरखा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए नमन उसे हर रात परेशान करता था, जिससे तंग आकर अब बरखा, बस अब बहुत हो गया। मेरे मान सम्मान के साथ तो खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन मैं इज्जत के साथ नहीं होने दूंगी। उस रात सोने से पहले बरखा अपने फोन का कैमरा चालू कर उसे कमरे की खिड़की के पर्दे के पीछे छुपा देती है और अब वहां नमन फिर से रात में आकर बरखा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो बरखा इस बार जोर कर चिल्लाती है और जैसे ही सभी इकट्ठा होते हैं तो बरखा उन सभी को वीडियो दिखा देती है। बरखा ठीक कह रही थी,
वो आप थे जो उसके साथ इतने टाइम से बदतमीजी कर रहे थे और मैं इस बेचारी को गलत समझ रही थी। अरे मैंने भले ही इसके साथ ये सब किया हो, लेकिन ये सब करने के लिए भी इसने मुझे ही मजबूर किया था। माँ, आपको तो विश्वास है ना मुझ पर? अच्छे से जानती हूँ मैं इसको, इसने ही मेरे बेटे को बहकाया होगा। घर वाले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन लता को अपने पति की असलियत पता चल चुकी थी, इसलिए अब वो बरखा के साथ ही थी। तो वहीं अपने पति से दूरी बनाने लगती है। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और निर्मला बरखा के लिए रिश्ता लेकर आती है। ये देखो अम्मा, काफी बड़ा घर बार है, लड़का भी इकलौता है। शादी के 6 साल बाद ही पत्नी एक एक्सीडेंट में मारी गई। बस घर में ये इसका 4 साल का बेटा और माँ है। ये लड़का तो काफी सुंदर है, मेरी बरखा के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। बरखा के साथ नहीं, पायल के साथ। अब मेरी पायल दोबारा दुल्हन बनेगी। सरस्वती और कमलेश मिलकर पायल की शादी कर देते हैं और बेचारी बरखा अपना विधवा का ही जीवन जीने लगती है। शादी के बाद जहां पायल को घर की सारी जिम्मेदारी और अपने पति रंजीत के बेटे मोनू को संभालना था, तो वहीं पायल इन सभी जिम्मेदारियों से दूर बस अपने ऐशो आराम पूरे करने में लगी रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, और इतनी भूख लग रही है तो जाकर अपनी मरी हुई माँ से मांग। पायल का इस बर्ताव कुछ दिनों में उसके ससुराल वालों को पता चल जाता है और अब आए दिन रंजीत और पायल की लड़ाई होने लगती है। तो वहीं आज फिर से रोहित जबरदस्ती बरखा को मंदिर में मिलने के लिए बुलाता है। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मैं किसी की विधवा हूँ, मैं तुमसे मिलने रोज रोज नहीं आ सकती। मुझे लगा कि तुम मेरे समझाने पर समझ जाओगी। अरे मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता कि मैं तुमसे सिर्फ शादी करना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है, लेकिन इससे बढ़कर मेरे लिए तुम्हारी खुशी है। कब तक उस घर में घुट घुट कर रहोगी? इस तरह जीने से अच्छा है कि मर जाओ। जब तुम अपने हक के लिए नहीं बोल सकती ना, तो तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। रोहित की ऐसी बात बरखा को अंदर तक दुखी कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पायल अपनी सास और पति से लड़कर वापस घर आ जाती है और जब इस बारे में आस पड़ोस की औरतों को पता चलता है तो सरस्वती बहन, तुम्हारी बेटी सच में हद कर रही है। अरे पहले पति मर गया तो कम से कम दूसरी शादी तो निभा लेती। मंगल मंगल करके 2 हफ्ते नहीं हुए और ये लड़कर वापस आ गई। लोगों के ऐसे ताने सुनकर सरस्वती को काफी बुरा लगता है और अब वो अपनी बेटी को समझाने की काफी कोशिश करती है। पायल, तू क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? अब तो आस पड़ोस की औरतें भी टोकने लग गई हैं। अपने ससुराल चली जा और अपनी जिम्मेदारी संभाल। पहली बात, वो रिश्ता मेरे लिए नहीं बल्कि भाभी के लिए आया था। मैं तो शादी करना भी नहीं चाहती थी, आपके प्रेशर में आकर मैंने ये शादी करी। अरे मैं कैसे उसके बच्चे को संभालूं जब वो मेरा है ही नहीं। मुझे नहीं पता, तू उस घर में वापस जाएगी बस, और वहीं रहेगी। मैं यहाँ लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आप तो लोगों के लिए मेरे से लड़ रही थी ना, तो फिर अब क्या हुआ? भाभी को 100 ताने दे सकती हो दिन भर, तो मेरे लिए 4 ताने सुन नहीं सकती? पायल की बातें सुनकर सरस्वती 1 मिनट के लिए खामोश हो जाती है। तो वहीं बरखा जो खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी, उसके कानों में सिर्फ रोहित की बातें गूंज रही थी। बरखा, रोहित ने बिल्कुल सही कहा। अगर आलोक आज होते तो वो भी तुझे इस तरह नहीं देख सकते थे। मुझे मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? मुझे पायल से कुछ सीखना चाहिए, बस अब बहुत हुआ। बरखा सीधा अपने कमरे में जाती है और अपना थोड़ा सा सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे जाने लगती है, जिसे देख सरस्वती, अब तू कहाँ जा रही है? अपने आशिक के पास मुंह काला करने? मैंने कहा था ना, तेरी पूरी जिंदगी इसी घर में कटेगी, यहीं से तेरी अर्थी उठेगी। चुपचाप वापस जा कमरे में। बस माँ जी, बस बहुत हुआ। मेरे पति के जाने से मेरी जिंदगी कैसे रुक सकती है? जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके चले जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मैं खुद ही करूंगी। जिस बरखा ने आज तक अपनी सास के सामने ऊंची आवाज से बात भी नहीं की थी, उसी बरखा का ऐसा बदलता रूप देखकर सरस्वती तो दंग रह जाती है। बरखा बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तू किस तरह से बात कर रही है? भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, मैंने तो आपको अपनी माँ माना था, लेकिन आप तो सास कहलाने के लायक भी नहीं है। मुझे तो आप इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी ना, और कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करती है? माँ जी, बरखा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्यों अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अगर आलोक की जगह बरखा मर जाती तो क्या आप आलोक के साथ ये सब करती? ये तू बोल रही है? अरे तू तो खुद इसे नापसंद करती थी। हाँ, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो उस दिन दूर हो चुकी है। बरखा बहू, तुझे जीने का पूरा हक है। जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्यों ये समाज अपनी दकियानूसी सोच के चलते हम विधवा के साथ ऐसा बर्ताव करता है? ना हम अपनी मर्जी का कुछ खा सकते, ना पहन सकते, ना किसी से हंस कर बोल सकते हैं।
कौन सी किताब में लिखा है कि पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा के साथ ऐसा सुलूक किया जाए? वो तो अच्छा हुआ कि ये शहर है, वरना आप लोग तो मेरा दाह संस्कार करने से भी पीछे नहीं हटते। क्या विधवा औरत को इस समाज में खुशियों से जीने का कोई हक नहीं है? बोलिए ना माँ जी, जवाब दीजिए। बरखा कई महीनों से अपने दिल के सारे दुख को अपनी बातों और आंसुओं के जरिए बाहर निकाल देती है। बरखा की ऐसी हालत देखकर संतोषी और लता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो लोग उसे वापस कमरे में ले जाते हैं। तो वहीं सरस्वती बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन आखिरकार मैं अपने हक के लिए खड़ी हुई। भगवान, अब बस आप मेरा साथ देना। बरखा पूजा करके जैसे ही घर लौटती है तो देखती है कि कुछ मजदूर उसके कमरे का पुराना सामान वापस कमरे में लगा रहे हैं। ये तो मेरे कमरे का पुराना सामान है। भैया, ये आप सामान मेरे कमरे में क्यों रख रहे हैं? अरे वो मालकिन ने बोला था सारा सामान कमरे में रखने के लिए। उस मजदूर की बात सुनकर बरखा काफी हैरान हो रही होती है कि तभी सरस्वती अपने कमरे से बाहर आती है। ये सारा सामान मैं वापस तेरे कमरे में रखवा रही हूँ। अब तुझे विधवा जैसी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। तू पहले की तरह ही अपने पसंद के कपड़े पहन सकती है, घूम सकती है, और तुझे इस घर की विधवा बहू बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू इस घर की बेटी बनकर रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं? कल तेरी बातों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी विधवा बेटी और विधवा बहू के रीति रिवाज में कितना फर्क कर दिया। जब मेरी खुद की बेटी के बाल कट रहे थे तो मेरा कलेजा कांपने उठा था, और जब मैं तेरे बाल कटवाने वाली थी तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। भगवान न करे अगर कल को मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो। बेटी सिर्फ कहने से नहीं, दिल से मानना भी पड़ता है, इसका मुझे अब एहसास हो गया है। सरस्वती की बातें सुनकर बरखा की तो खुशी के मारे आंखें भर आती हैं और उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तो वहीं पूरा परिवार मिलकर जल्दी बरखा और रोहित की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं और आज धूमधाम से एक ससुराल अपनी विधवा बहू को विदा करता है। मैं तो सरस्वती बहन को क्या समझती थी और ये क्या निकली, सास हो तो ऐसी। माँ, मैंने अब सोच लिया है कि मैं वापस अपनी ससुराल जाऊं। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पायल ससुराल चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ अब बरखा रोहित के साथ खुशी खुशी रहती है और इसी के साथ एक विधवा बेटी और बहू दोनों की जिंदगी आखिर में